जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल विकास एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका मॉक टेस्ट डेली 8 बजे चलता है। तो आज का मॉक टेस्ट है जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को हम हल करेंगे, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आपका एनटीपीसी का पेपर हो, ग्रुप डी का हो या जूनियर शिक्षक भर्ती का हो, सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो सभी लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे, क्योंकि 50 प्रश्न का संग्रह है और 50 प्रश्न आपके सारे के सारे बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होता है। बात करें 18 कैरेट सोने में, तो सोने का परसेंटेज कितना होता है, तो 75% होता है। बात करें शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने की बात करें तो 75% शुद्धता हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का अणुसूत्र है। फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है, सभी लोग आंसर देंगे। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, P4 को फास्फोरस के नाम से जानते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सोने का लैटिन नाम है। सोने का, गोल्ड को लैटिन में क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑरम। ऑरम सोने को लैटिन भाषा में ऑरम नाम से जाना जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सोने का रासायनिक प्रतीक है। सोने के रासायनिक प्रतीक की बात करें तो Au के नाम से सोने को जानते हैं, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, दोनों या फिर उदासीन। तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उदासीन। शुद्ध जल की बात करें तो वर्षा का जल शुद्ध जल माना जाता है, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। वर्षा के जल को शुद्ध जल माना जाता है और शुद्ध जल आपका उदासीन होता है, इसको भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने स्टार लगा सकते हैं स्टार करके रखिए, क्योंकि ये प्रश्न आए दिन परीक्षा में पूछा जाता है। तो रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसको कहा जाता है, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को सम्राट, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहते हैं। बात करें अम्लराज, तो अम्लराज नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के को मिला के बनाया जाता है अम्लराज। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। तो सभी लोग याद रखें कि 1:3 होता है इनका अनुपात। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच होता है। क्षारीय विलयन कौन होते हैं। अगर हम पीएच श्रेणी की बात करें तो 0 और इसके ऊपर मान होते हैं 1, 2, 3, ऐसे ही इधर, सॉरी, ऊपर से होता है 1, 2, 3 और 0 और नीचे होता है। तो वो ये कह रहा है कि 7 के नीचे वाले क्षारीय होते हैं या 7 के ऊपर वाले। 7 को उदासीन माना जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। 7 पीएच मान हमेशा उदासीन होता है। क्षारीय विलयन की बात करें तो क्षारीय विलयन 7 से अधिक वाले, 7 से अधिक जिसका भी पीएच मान होता है वो सभी क्षारीय होते हैं, और 7 से जिनका कम होता है वो सभी अम्लीय होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सिरके में पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, क्वेश्चन ये है, तो सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी लोग आंसर देंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। बात करें फॉर्मिक अम्ल की, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है। बात करें एटीपी की, तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, सभी लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कोश का विभाजन की क्रिया आरंभ होती है। कोश का विभाजन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है, सभी लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम में। सेंट्रोसोम में कोश का विभाजन की क्रिया आरंभ होती है, सभी लोग याद रखेंगे।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका आज का 11वां प्रश्न है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी यहाँ से बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है यूरेसिल किस में पाया जाता है। यूरेसिल की बात करें तो किस में पाया जाता है? आरएनए, आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल, सभी लोग याद रखेंगे। अब अच्छा, आरएनए आया है तो आरएनए के फुल फॉर्म को एक बार देखेंगे। आरएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एंजाइम किस में नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से एंजाइम किस में नहीं होते हैं? तो आंसर देंगे सभी लोग। इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा वायरस में। वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। बात करें वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे सभी लोग। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है टीएमबी शब्द का संबंध है। बात करें टीएमबी शब्द का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वायरस से। वायरस से संबंध है टीएमबी का। टीएमबी की फुल फॉर्म की बात करें तो टोबैको मोसेक वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से याद करेंगे, टोबैको मोसैक वायरस इसका फुल फॉर्म होता है टीएमबी का। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगर पूछा जाए गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है तो कहीं कहीं पे 23 जोड़े भी लिख देता है, तो 23 जोड़े भी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 जोड़ी या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वायरस की खोज किसने की थी? सभी लोग आंसर देंगे, जल्दी से आंसर देंगे, बहुत अच्छे। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इवानोवस्की। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी, सभी लोग याद रखेंगे। बात करें लुईस पास्चर ने, तो लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। चाय के लाल कीट का कारण है। चाय में एक रोग लग जाता है जिसका नाम है लाल कीट। लाल कीट लग जाता है जिससे चाय की फसल बर्बाद हो जाती है। तो ये किस कारण से होता है, क्या होता है, इसका बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरा शैवाल। हरा शैवाल लाल कीट का कारण होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब में भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? सभी लोग आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? बात करें वनस्पति घी की तो उसमें बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है वनस्पति घी को बनाने के लिए, सभी लोग याद रखेंगे। ग्रीन हाउस गैस में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या कारण होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाता है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के वातावरण का गर्म होने का प्रमुख कारण होती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बात करें सोडा वाटर बनाने के लिए तो वाटर बनाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे। एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे अधिक समान तत्व होता है सभी तत्वों में, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? पानी की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा पानी की कठोरता को दूर किया जाता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित रंग दिए हैं, इनमें कौन सा रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, सबसे अधिक होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसको याद रखेंगे। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, इसको भी सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है? तो परावैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश या गामा रेज? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनेगा कि अवरक्त किरणें कैसी किरणें होती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं, सभी लोग याद रखेंगे। विद्युत चुम्बकीय किरणें होती हैं अवरक्त किरणें। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा रोमर ने। रोमर ने प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। बात करें सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा लेंस और प्रकाश के बीच। लेंस और प्रकाश के बीच रखा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, तरंगदैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है या कुछ नहीं होता है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंगदैर्घ्य घटती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में। जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सभी लोगों को पता ही होगा इसका आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है प्रकाश तंतु, या ऑप्टिकल फाइबर भी प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। इंडोस्कोपी वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा ये ऐसा यंत्र है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल क्या करती है? सौर ऊर्जा जो आपकी लगी होती है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। बात करें डायनमो की, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर की बात करें तो ये आपकी विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। बात करें विद्युत सेल की, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है विद्युत सेल, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो अभी बताया ही है, डायनमो। डायनमो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित होता है। परमाणु रिएक्टर की बात करें तो किस पे आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर या सभी पर? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है आपका नाभिकीय रिएक्टर, सभी लोग याद, परमाणु रिएक्टर, सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 34वां प्रश्न है आज का। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। परमाणु बम आधारित है, परमाणु बम किस पे आधारित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है आपका, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, एक संयोजी, त्रिसंयोजी, पांच संयोजी या चतुर्थ संयोजी? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ संयोजी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? पॉजिट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा पदार्थ पर। तार के पदार्थ पर निर्भर करेगी तार की प्रतिरोधकता, इसको सभी लोग याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है मैक संख्या का प्रयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है। बात करें मैक संख्या किससे संबंधित है, किसका चाल के निर्धारण किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विमान। विमान की चाल का निर्धारण मैक संख्या द्वारा किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, तो विद्युत अपघट्य क्या होता है कार बैटरी में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। कहने का मतलब ये है विद्युत बैटरी जो होती है उसमें कौन सा अम्ल होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। स्पष्ट दर्शन की एक स्वस्थ मनुष्य के लिए उसकी आंख की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है स्वस्थ मनुष्य के लिए न्यूनतम दूरी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन यही पूछा जाता है इंद्रधनुष में कितने प्राथमिक रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग। बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है पानी के ऊपर तेल परत पर का चमकना उदाहरण है। पानी के ऊपर तेल की परत का चमकना किसका उदाहरण है, तो सभी लोग इस प्रश्न का आंसर देंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। अगर पानी पे तेल डाल दिया जाए तो उसके चमकने का कारण होता है व्यतिकरण, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है धूप के चश्मे की पावर होती है। धूप का चश्मा जो बनवाया जाता है उसकी पावर कितनी होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। 0 डायोप्टर पावर होती है धूप के चश्मे की, सभी लोग याद रखेंगे। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल में जो प्रकाश जाता है वो धूल कणों के द्वारा जाता है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। कहने का मतलब ये है प्रकाश की गति सबसे कम किस में होती है, कांच में, जल में, वायु में, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा कांच में। कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, सभी लोग याद रखेंगे। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। सूर्य की ऊष्मा की बात करें तो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकिरण विधि द्वारा। विकिरण विधि द्वारा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचती है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है। यहाँ थर्मास्टेट नहीं है, थोड़ा मिस्टाइप हो गया है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, तापमान कम करना। यह ऑप्शन आपके सामने है सभी, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक समान ताप को बनाए रखना किसका काम होता है, थर्मोस्टेट का काम होता है रेफ्रिजरेटर में, सभी लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में तो यहाँ डिस्कस करके चलेंगे। अगर बंद कमरे में फ्रिज का गेट खोल दिया जाए तो कमरा क्या होगा, ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा, तो सभी लोग याद रखेंगे कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर किसी भी बंद कमरे में फ्रिज का गेट खोल दिया जाए और उसे खुला छोड़ दिया जाए तो उस कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। शुद्ध जल के क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक वो बिंदु होता है, वो ताप बिंदु होता है जहाँ पर कोई भी लिक्विड आपका उबलने लगे तो वो आपका क्वथनांक कहलाता है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल उबलने लगेगा। सेंटीग्रेड की बात करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलने लगता है, जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आई होप सभी लोगों को 50 के 50 प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और भी सारे मॉक टेस्ट हो चुके हैं जो
चैनल पे पढ़े हैं, संविधान को पूरा कवर कर दिया गया है। पूरे क्वेश्चन, संविधान का कोई भी क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा। चैनल में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। सत श्री अकाल। जय हिंद।